एंड्रॉइड 16 मार्केट में ऑलरेडी आ गया है गूगल की तरफ से, और इसका जो अनाउंसमेंट था उसमें मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव को काफी अच्छे तरीके से हाईलाइट किया गया था। लेकिन सरप्राइजिंग बात ये कि जब एंड्रॉइड 16 के यूआई आपको देखने को मिले तो उन्होंने मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव से ज्यादा इंस्पिरेशन लेने की बजाय एप्पल के आईफोन के लिक्विड ग्लास से ज्यादा इंस्पिरेशन इधर ले ली, और हर दूसरी यूआई में लिक्विड ग्लास आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आज इस वीडियो में कंपैरिजन करते हैं कुछ ऐसे एंड्रॉइड स्किन्स का, यूआईज का, कि उसमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या उनके प्रोस है, क्या उनके कॉन्स है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लेटेस्ट ओरिजिन OS 6 की, जिसका नाम काफी ज्यादा था क्योंकि इससे पहले वीवो और आइको के फोन में फन टच OS आता था। लेकिन ओरिजिन OS 6 में डिजाइन को थोड़ा रिफाइन किया गया, यहाँ पे परफॉर्मेंस को बेटर किया गया, फ्रेम रेट इंप्रूव किए गए, ट्रांजिशंस को बेटर किया गया और ओवरऑल फास्टर स्मूथ भी आपको देखने को मिला। इसके अलावा आपको कई सारे AI फीचर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको जेमिनी, सर्कल टू सर्च 2.0 और तो और AI रीटच, स्मार्ट कॉल असिस्टेंट, इस तरीके की चीजें। और UI भी काफी ज्यादा डायनेमिक है, और यहाँ पे जैसे एप्पल के आईफोन में डायनेमिक आइलैंड होता है कुछ वैसा, और हाँ थोड़ी बहुत लिक्विड ग्लास जैसी इंस्पिरेशन भी देखने को मिलती है। और हाँ कनेक्टिविटी में आपको इजी शेयर देखने को मिलता है, और बैटरी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा बेटर करी गई है। तो ये कुछ चीजें। अब देखा तो ओरिजिन OS 6 आज के समय में बीटा में है। इसका जो ऑफिशियल रोल आउट है थोड़े टाइम के बाद होगा, नवंबर के महीने में आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही पहला फोन इसके साथ आउट ऑफ द बॉक्स आएगा iQOO 15, फिर वीवो की X300 सीरीज में। और हाँ वीवो और आइको ने एक अच्छा काम किया है, जो कि अच्छा और सटल यूआई यहाँ पर डेवलप इधर किया है, जो कि देख के काफी अच्छा लगता है और कई सारे लोग इसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस एक बात देखने वाली है, अपने बजट फोन्स के अंदर क्या ये लोग ब्लोटवेयर लाते कि नहीं लाते, क्योंकि फ्लैगशिप में तो चलो ब्लोटवेयर उन्होंने थोड़े बहुत खत्म कर दिए, लेकिन बजट में अगर ओरिजिन OS के साथ ब्लोटवेयर है तो शायद ये चीज लोग को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आएगी। इसके साथ ही बात करते हैं एंड्रॉइड 16 बेस्ड आपके ऑक्सीजन OS 16 का। एक जमाने में ऑक्सीजन OS बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉइड जैसा हुआ करता था, लेकिन ऑक्सीजन OS 16 के अंदर विजुअल रिवॉल्व इतना ज्यादा कर दिया कि ऑक्सीजन OS 16 हो गया, रियलमी UI हो गया, कलर OS हो गया, बिल्कुल आइडेंटिकल लगते हैं। इवन इनके फीचर्स भी काफी ज्यादा सेम है। जैसे की बात करें तो परफॉर्मेंस के अंदर आपको फास्टर ऐप लॉन्चेस देखने को मिलेंगे, मल्टीटास्किंग के अंदर फ्लूइड एनिमेशन देखने को मिलेंगे, आईफोन का लिक्विड ग्लास में जो जैसा गॉसियन ब्लर आपको देखने को मिलता है, कुछ वैसी चीजें इसमें भी इंटीग्रेट की गई है। यहाँ तक कि काफी अच्छा फीचर जो आपके ओप्पो, रियलमी और OnePlus में डाल कर दिया वो है O+ कनेक्ट ऐप का, जिसके अंदर आप फाइल्स वगैरह इंफॉर्मेशन एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक तो शेयर कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको कनेक्टिविटी एप्पल के आईफोन वाले डिवाइसेस में भी देखने को मिलती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो जाता है। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन के लिए रिसाइजेबल कस्टमाइजेशन आइकन है, 3D लॉक स्क्रीन के विजेट्स देखने को मिलते हैं, और नई क्विक सेटिंग देखने को मिलती है, और ऐप परमिशन और डेटा प्राइवेसी में भी काम किया गया है। और हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काफी काम किया गया है, जिसके अंदर OnePlus की जो AI उसे इंटीग्रेट किया गया है। AI की जिन OnePlus के फोन में आती है वो इसका यूज कर सकते हैं। माइंड स्पेस देखने को मिलता है, जहाँ पे आप पर्सनलाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं चीजों को, और वॉइस रिकॉग्निशन, इमेज टूल्स और जेमिनी AI ये सब फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बात है कि OnePlus 15 के साथ ये चीज आउट ऑफ द बॉक्स आएगी, लेकिन आने वाले फ्यूचर के OnePlus के डिवाइसेस धीरे-धीरे अपडेट्स आएगी, और नॉर्ड वाले डिवाइसेस में थोड़ा सा टाइम लेके आती है। OnePlus का UI के अंदर काफी अच्छा रहता है, लेकिन हाँ देखने वाली बात है कि AI वाले फीचर जो OnePlus के पुराने फोन हैं उनमें किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, ये एक बात रहेगी। इसके अलावा बात की जाए तो ऑक्सीजन OS 16 से जैसे ही मिलता जुलता कलर OS 16 है, और कलर OS 16 के बिल्कुल ही आइडेंटिकल फीचर है, जैसे O+ कनेक्ट ऐप है, आईफोन के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जेमिनी के AI टूल्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको लिक्विड ग्लास देखने को मिलता है, इसके साथ ही फास्टर ऐप लॉन्चेस देखने को मिलते हैं, मल्टीटास्किंग आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और हाँ यहाँ पे आपको क्रॉस डिवाइस कनेक्टिविटी O+ ऐप के थ्रू, और हाँ AI पावर्ड फोटो एंड वीडियो एडिटिंग, मैजिक इरेजर, अनब्लर, इस तरह के कुछ फीचर्स है, और हम बेटर पावर मैनेजमेंट भी देखने को मिलता है। बात यह कि रोल आउट इसके अंदर ज्यादातर फोन्स में 2026 से शुरू होगा। ओप्पो अपने Find X9 सीरीज के साथ इसको इंट्रोड्यूस करेगा। और बात की जाए तो हाँ ओप्पो के अंदर थोड़े से ब्लोटवेयर आपको देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली जो मिड रेंज और बजट फोन्स आते हैं, तो वो एक इसका नेगेटिव साइड हो सकता है। एल से काफी हद तक आपके ऑक्सीजन OS 16 जैसा होगा, और सेम कहानी रियलमी UI 7 पर है, जो बिल्कुल कलर OS 16 का आइडेंटिकल है, सेम लिक्विड ग्लास, AI के फीचर्स भी कॉमन रखे गए हैं, और AI के अंदर लाइव फोटो कोलाज और ढेर सारी चीजें जो कलर OS में थी वही सारी चीजें रियलमी UI 7 में उठ के आ गई हैं। यहाँ तक कि आपको लिक्विड ग्लास, डिजाइन, डायनामिक थीम्स, स्टैकेबल विजेट, ये सारी चीजें, और इंप्रूव परमिशंस, यानी कि बेसिक बात ये कि थोड़ी बहुत चीजें चेंज की गई है, लेकिन ऑक्सीजन OS 16, रियलमी UI 7 और कलर OS 16 बहुत ही ज्यादा आइडेंटिकल है। रियलमी UI 7 सबसे पहले GT 8 Pro में आएगा, जो इस साल लॉन्च होगा, लेकिन रियलमी के साथ बात है कि बहुत सारे फोन ऐसे जिनमें अपडेट आपको अगले साल ही उसके एंड तक ही देखने को मिलेगा। और हाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि रियलमी अपने ज्यादातर फोन में लंबा अपडेट प्रोवाइड नहीं करती है, तो ये एक चीज है जिस पर रियलमी के जो पुराने यूजर्स हैं उन्हें शायद रियलमी OS 7 का अपडेट देखने को ना मिले। सिलेक्टेड फोन्स में शायद रियलमी इसको लेकर है, लेकिन हाँ ये एक चीज है। लेकिन कंसिस्टेंटली एक बात देखी, जितनी भी चाइनीज स्किन्स रहते हैं ना, सबके सब लिक्विड ग्लास को बहुत ज्यादा कॉपी कर रहे हैं, और जिस स्किन ने से सबसे ज्यादा
ज्यादा कॉपी किया है वो होती है Xiaomi की HyperOS। Xiaomi HyperOS 3 में इतना ज्यादा इंस्पिरेशन, आइकन्स, लिक्विड ग्लास इतनी ज्यादा ले ली गई है, इवन डायनेमिक आइलैंड को भी इतना ज्यादा इंटीग्रेट कर दिया है कि अगर HyperOS 3 का नाम HyperOS 26 ही कर देते तो भी कोई मेरे को हैरानी नहीं होती इस बारे में। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसी के साथ ही आपको HyperOS 3 में कई सारी नई चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको क्विक ऐप लॉन्चेस देखने को मिलते हैं, इंप्रूव्ड गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, AI फीचर्स देखने को मिलते हैं, रियल टाइम में यहाँ पे आप कैमरा के अंदर देख सकते हैं क्वेरीज, AI राइटिंग के फीचर है, 100 से ज्यादा एनिमेशन है, इवन यहाँ पे एप्पल के आईफोन के साथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिलती है और सिक्योरिटी और प्राइवेसी है। लेकिन बात है कि HyperOS 3 में प्रॉब्लम ये है कि अभी इससे चाइनीज वर्जन में आया है, ग्लोबल वर्जन के HyperOS में आने में थोड़ा टाइम है, वो अगले साल ही आएगा। बाकी कंपनीज अपने ग्लोबल वर्जन जल्दी अनाउंस कर रही है, अपने प्रोडक्ट जल्दी निकाल रही है, लेकिन Xiaomi और Poco जो है वो थोड़ा सा पीछे हो गया HyperOS 3 में। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर है कि HyperOS 3 में लोग बग्स कम रखे, एक क्लीन UI रखे, तो वो एक बेटर चीज होगी। वो देखना हो कि ग्लोबल में कितना आता है, लेकिन अपने ब्लोटवेयर्स के साथ HyperOS को थोड़ा नेगेटिव क्रिटिसिज्म मिला है। इसके साथ ही बग्स वाली एक ऐसी चीज है जहाँ पे HyperOS के अंदर अक्सर लोगों ने बैटरी ड्रेन वाली चीजों को रिपोर्ट किया। तो देखते हैं कि HyperOS में वो चीजें किस तरीके से सॉल्व होती है और HyperOS 3 यहाँ पे किस तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व करता है। लेकिन इसके साथ एक देखने वाली बात होगी कि जो HyperOS रहता है ये आपको कितने फोन्स में देखने को मिलता है और कितने पुराने फोन्स तक HyperOS का यहाँ पे अपडेट इधर आता है। तो वो कुछ चीजें जिसका ऑफिशियली वेट करना यहाँ पे जरूरी है। आने वाले समय में इसके अंदर हम थोड़ी और बात यहाँ पर देख सकेंगे। इसके साथ ही सैमसंग के अंदर आपको Galaxy One UI 8 देखने को मिलता है, जिसके अंदर Android 16 के ऊपर बेस्ड है। One UI 7 के ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट्स करें, क्विक सेटिंग्स में इंप्रूवमेंट किया है और कुछ डायनेमिक चीजों को बेटर किया। और UI देखा तो काफी हद तक आपको पिछले वाले वर्जन जैसा है, लेकिन कुछ हद तक माइनर चेंजेस देखने को मिलते हैं। हालांकि सिर्फ इतनी बात नहीं है, जब यहाँ पे Samsung Galaxy S26 आएगा तो यहाँ पे One UI 8.5 भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखने वाली बात है कि उसके अंदर किस तरीके से परफॉर्म करता है। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे आपको AI और प्रोडक्टिविटी के कई सारे टूल्स देखने को मिलते हैं। Galaxy AI देखने को मिलता है जिसके अंदर आप लाइव काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपको अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेशन देखने को मिलता है। AI का ऑडियो इरेजर भी आपको देखने को मिलता है, मल्टीटास्किंग देखने को मिलती है, डेक्स के साथ आपको इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। एप्स के अंदर आपको स्टिकी नोट्स PDF में सैमसंग के ब्राउजर के अंदर चेंज किए गए, कैमरा कंट्रोल्स के अंदर कुछ चेंजेस किए गए, बैटरी की एनिमेशंस को चेंज किया गया है, इंप्रूव बैटरी लाइफ रखी गई है, नॉक सिक्योरिटी के अंदर इनहेंस किया गया है और लंबे समय तक अपडेट प्रॉमिस की गई है। लेकिन सैमसंग ने कोई मेजर विजुअल रीहॉल नहीं किया डिजाइन का, जैसा आपके चाइनीज OEMs ने किया था, या फिर उन्होंने लिक्विड ग्लास जैसी चीज को भी ज्यादा ऐसे डेवलप नहीं किया है। ये सारी चीजें बिल्कुल वैसी जैसे आप पहले यहाँ पर देख रहे थे। लेकिन आप देखने वाली बात हो कि AI वाले फीचर जिसपे सैमसंग ज्यादा रिलाई कर रही है आज के समय में, ये आगे चल के सैमसंग के फोन के अंदर कितना बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ये एक बात रहेगी। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पे मोटोरोला का MyUX है, जो कि एक ऐसा UI होता है जहाँ पे आपको Material 3 एक्सप्रेसिव की झलक देखने को मिल सकती है, क्योंकि मोटोरोला के फोन के अंदर जो प्योर एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस होता है वो देने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर MyUX के अंदर ये लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है पता है, यहाँ पे कंसिस्टेंट अपडेट्स नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, बग्स वगैरह थोड़े इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तीसरी चीज, एक जमाने में मोटोरोला ये कहती थी कि अपने फोन को हम ब्लोटवेयर फ्री रखेंगे। आज के समय में मोटोरोला के पुराने फोन के अंदर अपडेट आता है तो नए ब्लोटवेयर सेटअप पूरे ग्लैंस आ रहा है यहाँ पे। तो वो एक चीज जो मोटोरोला को यहाँ पे थोड़ा फिक्स करने की जरूरत है। और अपडेट का जो सबसे स्लोअर प्रॉमिस होता है वो मोटोरोला यहाँ पे करती है। यस, तो मोटोरोला को ये कुछ चीजें यहाँ पे फिक्स करने की जरूरत है, जहाँ पे अपडेट्स फास्ट कर सकती है, नए वर्जन के अपडेट निकाल सकती है, UI को क्लीन कर सकती है, बग्स के ऊपर काम कर सकती है, और जो सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत लिमिटेड होती है ना, उन पे यहाँ पे काम इधर कर सकते हैं। और इसी के अलावा बात कर सकते हैं Nothing OS 4.0 की। देखो Nothing OS 4.0 में जो आपका डॉट मैट्रिक्स वाले डिजाइन है वो है, कुछ इन्होंने AI वगैरह के फीचर्स डाले हैं और साथ ही साथ क्विक सेटिंग को चेंज किया और Material 3 एक्सप्रेसिव को थोड़ा इंटीग्रेट किया Nothing OS 4 के बीटा में। ये कुछ अच्छी बातें इन्होंने यहाँ पर करी है। लेकिन यहाँ पर बात इधर ये है कि Nothing के अंदर आज के समय में आपको ब्लोटवेयर इंट्रोड्यूस हो रहा है, जैसे कि Nothing ने हाल ही में ग्लिम्स को डाले, जो कि ग्लैंस का एक पार्टी से लॉक स्क्रीन पे आपको कुछ एड्स देखने को मिल सकते हैं। और ब्लोटवेयर और एड्स का जो इंटीग्रेशन होता है Nothing भी थोड़ा बैकफायर यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि बात है कि Nothing OS एक जमाने में काफी हद तक क्लीन था और लोग इसके फोन इसलिए रिकमेंड करते थे क्योंकि लोगों को एक क्लीन एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलता था। इवन CMF के जो बजट फोन आते थे वहां भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता था। लेकिन अब Nothing अपने डायरेक्शन से थोड़ा भटक रहा है और यहाँ पे अपने फोन के अंदर जो ब्लोटवेयर ऐड कर रहे हैं, तो Nothing OS 4 को इसका यहाँ पे क्रिटिसिज्म मिलेगा। भले ही आप Material 3 एक्सप्रेसिव दो, कुछ अच्छे फीचर्स हो, लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा फीचर था आपका कि आप क्लीन UI दोगे, वहां से पीछे हटना एक सबसे बड़ी वाली दिक्कत वाली बात होती है। तो हाँ, ये एक चीज है जहाँ पे Nothing को थोड़ा काम करना चाहिए और वहां पे अपने आप को बेटर कर सकते हैं। लेकिन अभी भी Nothing ने अपने फ्लैगशिप फोन में क्लीन एक्सपीरियंस प्रॉमिस किया, लेकिन जो बजट फोन होते हैं जैसे Nothing की A सीरीज के फोन या CMF होता है, वहां पे आप आज के समय में ब्लोटवेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं और वो चीजें वहां पे आपको देखने को बिल्कुल
बिल्कुल मिलेंगी। इसी के साथ ही बात की जाए तो इसके अलावा और भी स्किन और यूआई है, जैसे कि इन्फिनिक्स का XOS है, लेकिन वहां पे मेरे को ज्यादा खास पसंद आता नहीं है। वो ढेर सारे ब्लोटवेयर वहां भी डालकर देते हैं और एक्सपीरियंस उन्होंने कुछ इंप्रूव किया था इस साल, लेकिन फिर भी मोर और लेस काफी टियर 3 कैटेगरी के अंदर आता है। लावा का भी यूआई यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन लावा का यूआई में उन्हें काम यहाँ पे करने की जरूरत है और कस्टमाइजेबल यूआई यहाँ पे डेवलप करे तो बेटर चीज रहेगी। एक अच्छी बात है लावा के साथ कि यहाँ पे अपने फोन के अंदर वो लोग ब्लोटवेयर डालकर नहीं देते, ग्लास डालकर नहीं देते, तो वो चीज मेरे को काफी बेटर लगती है लावा की। कम से कम वो अपने वादे पे टिके हुए हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो आज अपने वादे को भूल के ब्लोटवेयर पे जा रहे हैं, तो वो एक चीज है। लेकिन लावा वाले अपने यूआई को और ज्यादा अच्छा, बेटर और फिक्स यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी के साथ ही गूगल का पिक्सल यूआई भी आता है। पिक्सल यूआई में तो आपको ऑब्वियसली मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव है, यहाँ पे आपको कोई लिक्विड ग्लास देखने को नहीं मिलने वाला। और हाँ, पिक्सल के अंदर देखा जाए तो एआई पे काफी ज्यादा फोकस किया जाता है और देखा तो बिल्ट इन एआई के ढेर सारी फीचर्स को डाला जाता है, जिसमें से कई सारी चीजें डिवाइस के अंदर भी काम करती हैं और कई सारी चीजें आपके सर्वर साइड पर भी काम करती है। लेकिन एक प्रॉपर अगर एआई का अगर एक्सपीरियंस लेना हो, जो कि ट्रू एआई का एक्सपीरियंस हो, तो पिक्सल यूआई यहाँ पे सही रहता है। हालांकि पिक्सल यूआई की कुछ अच्छी बात है कि अपडेट जल्दी आते हैं, पिक्सल ड्रॉप के अंदर कुछ नए फीचर्स आते हैं। यहाँ पे आपको यूआई के अंदर कोई ज्यादा बड़े चेंजेस देखने को नहीं मिलते। अगर आप मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव पसंद है आप लोगों को, तो शायद आपको पिक्सल का यूआई काफी अच्छा लग सकता है। लेकिन इसके अलावा जो बेसिक चीजें रहती है एंड्रॉइड की, वही यहाँ पे रखी जाती है और एक तरह से देखा जाए तो बेयर मिनिमम फीचर रहते हैं ना, वो देखने को मिलते हैं। बस एआई वाली एक ऐसी चीज है जो गूगल पिक्सल के यूआई को यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अलग बनाती है। तो दोस्तों यार, ये थे सभी यूआई जिनके बारे में मैंने यहाँ पर बात करी। आप लोगों की फेवरेट यूआई या स्किन यहाँ पे कौन सी है, ये बात नीचे कमेंट में बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।